जैसे कि तुम लोग जानते हो, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ कवर किया है। ये हम ऑप्शनल का बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ कवर हुआ है। और अभी जो देख रहे हैं सिलेबस के हिसाब से यदि मैं बात करूं, तो यदि मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूं तुम लोग से, तो मैं ये कर रहा हूं 22 वर्ल्ड वार्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार को हम टोटल वर्ल्ड वार कहते हैं। इसका क्या रीज़न है मैंने बता दिया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ा रहा था। केवल ये ज़मीन से नहीं, ये लैंड से लड़ा गया, ये वायु से लड़ा गया और ये पानी से भी लड़ा गया है, इसलिए हम उसको टोटल वार कह रहे हैं। करेक्ट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, अब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। इस बीच में बहुत कुछ इवेंट हुए हैं। उसी इवेंट में हम देख रहे थे किस तरह हिटलर राइज किया है, किस तरह मसोलिनी राइज किया है इटली में, उसी चीज़ का हम लोग जानकारी कर ले रहे थे। यदि मैं बात करूं तो हमने इसके बाद बेसिक्स देखो, वहाँ पे हिटलर का डायग्राफ फोटो है, बेनिटो मसोलिनी का भी फोटो है, ये सब आर्मी थे। राइज ऑफ फासिज्म इन इटली बता दिए हैं कल क्लास में। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था। उसके अंदर जो लॉस हुआ है जर्मनी को, जो लॉस हुआ है इटली को, इसी के रीजन से क्या हुआ, इतना बड़ा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिसके वजह से बड़े बड़े तानाशाह ऑरेटर, बेस्ट ऑरेटर क्या किए, राजगद्दी को पकड़ के रख लिए। और जो इसके बाद जो ये गंद मचाया है उस कंट्री में, उसका इतिहास अभी तक दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ फटाफट। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा मसोलिनी एंड द फैसिस्ट पार्टी इटली। उसमें हमने जाना था कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर द ग्रोथ ऑफ फासिज्म इन इटली। सबसे पहली बात है कि ह्यूमिलेशन ऑफ इटली, इटली का ह्यूमिलेशन होना, यानी कि नेशनल प्रेस्टीज इसके साथ इन्वॉल्व था। जब 1915 का जो ट्रीटी ऑफ लंदन के साथ, ट्रिपल एंटोन के साथ वो गया था एग्रीमेंट करने के लिए, जब एग्रीमेंट किया, जब बाद में ख़त्म हो गया वर्ल्ड वार, तो अपना हक जताने के लिए पहुंचता है, उसको कुछ नहीं मिला। जब उसको कुछ नहीं मिलता है, इस बात का इटली को दुख है। क्योंकि इटली क्लेम करते हैं बहुत सारा टेरिटरी, चाहे एड्रियाटिक सी हो तुम्हारा या टर्किश प्रोविंसेस का बहुत सारा, ऑटोमन एम्पायर का था बहुत सारा एरियाज़, उस एरियाज़ में क्लेम करता है, मगर मिलता कुछ नहीं उसको। इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमिलेशन ऑफ इटली हुआ है। उसके बाद हम इकोनॉमिक क्राइसिस का बात करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन क्या था इटली में। इकोनॉमिक क्राइसिस होने के वजह से भी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस होने के वजह से भी इतना कंडीशन ख़राब हो गया, और ज़रूरी था कि उस समय एक कोई लीडर आए और वो लीडर प्रॉमिस करे कि जितना भी प्रॉब्लम्स है आई विल सॉल्व, और वही हुआ अभी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। सोशलिज्म का जिस तरह स्प्रेड होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यही कारण है कि 1919 के इलेक्शन में, ठीक है, जो एक पार्टी थे सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स ऑफ इटली, उसको कितना मिला था, 156 सीट्स मिला है। वही आगे जाके बहुत हेल्प किया है मसोलिनी को राइज करने में। सही बात है। उसके बाद हम राइज ऑफ मसोलिनी का ही बात करते हैं। मसोलिनी है जो फासिज्म का ओरिजिनेटर है, आइडियाज़ का ओरिजिनेटर। इसका जन्म 1883 में हुआ था। ये एक लोहार का बेटा था, आयरन स्मिथ का लड़का है, ठीक है। और इसके जो पिताजी थे काफ़ी सोशलिज्म वाले प्रिंसिपल से काफ़ी प्रभावित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इसलिए जाहिर सी बात है पिताजी के पास जो आइडियाज़ होगा वो तो कन्वर्ट होगा ही होगा बच्चे में। यही हुआ भी। बहुत इंटेलेक्चुअल थे, स्कूल टीचर भी रह चुके, ठीक है, जर्नलिस्ट भी रह चुके, एक लीडर भी रह चुके थे, ठीक है। और रिवोल्यूशनरी जो भी आइडियाज़ क्रिएट हो रहे थे इटली में 1908 के टाइम में, 1908 याद करो, इस समय बहुत गठबंधन हो रहे थे और टूट रहे थे यूरोप में। 1908 का जो समय था, उस समय ये अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को लेके काफ़ी फेमस हुए थे। फेमस नहीं, अब होने वाले थे, उसको जेल में डाल दिया गया। बात समझे। 1912 में इन्होंने अपना एक सोशल जर्नल भी छापा था। ये बड़े ही क्रिटिक थे चर्च को लेके। 5th पॉइंट बता रहे, चर्च को लेके काफ़ी क्रिटिक्स थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हुआ तो इटली नहीं गया, ये बड़ा बड़ा ब्लॉक में नहीं गया अटेंड करने के लिए, चाहे ट्रिपल एंटोन हो जाए ट्रिपल अलाइज, इसमें नहीं गया था वो। मसोलिनी ने कहा था कि इटालियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एलाइज के फेवर में आना चाहिए, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के फेवर में जाना चाहिए। तो उस समय क्या किया गया, इस चीज़ को लेके मसोलिनी को अरेस्ट कर लिया कि ये कौन होता है समझाने वाला। बाद में वही करना पड़ा, क्योंकि जब इटली को प्रेशर पड़ा तो एलाइज को ही सपोर्ट करना पड़ा उसको।
तब ये ऑटोमेटिकली बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये लड़का तो बोल रहा था कि आप एलआई को हेल्प करिए, इसको आप फालतू का जेल में डाल दिए हो और किए तो आप वही चीज, तो एक तरह से कन्हैया कुमार बन गया। बात समझ रहे हो ना? और फेमस हो गया, हद फेमस हो गया। ठीक है, देखो ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वॉर एज ए सोल्जर, उसमें भी सोल्जर के रूप में भी पार्टिसिपेट किया है इसने। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था रशिया में, जानते हो रशियन रेवोल्यूशन, बताएंगे अलग से। रशियन रेवोल्यूशन चल रहा है एक साथ, ठीक है। पीपल ऑफ इटाली ऑल्सो वर इन्फ्लुएंस बाय दिस रेवोल्यूशन, जो रशियन रेवोल्यूशन से भी काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का बात होगा। इसलिए जो कम्युनिस्ट थे इटली के, वो भी प्लान कर रहे थे कि हमारे कंट्री में भी इस लेवल का क्या होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, जैसे तुम्हारा इटली में हुआ है। और मसोलिनी क्या थे? स्टंच अपोनेंट ऑफ बोल्शेविज्म। बोल्शेविज्म के हालांकि वो क्या थे? अपोनेंट थे, उस फिलॉसफी से बिलीव नहीं करते थे, और इसलिए एक पार्टी बनाना शुरू कर दिए ताकि वो कम्युनिज्म को फाइट करे। कम्युनिज्म जानते हो, बताए थे कि हम देश को वो करने, सोशलिज्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1919 में इन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया जिसको फासिस्ट पार्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो भी मेंबर्स बने, उसका यूनिफॉर्म ब्लैक शर्ट्स होगा, आर्म्स होंगे हाथ में, और अपना ही फ्लैग होगा। जैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, टोटल कंपेयर करना गलत होगा, स्ट्रक्चर वाइज कंपेयर कर सकते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस से। उसके बाद मेंबर्स बहुत डिसिप्लिन्ड है, मसोलिनी चीफ कमांडर हैं उसके। फर्स्ट पार्टी कन्वेंशन मिलान में होता है, मिलान और पाडुआ बताए थे, ये दो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बने थे इनलाइटमेंट पीरियड में भी, रिनांसस के जब बात किए थे, याद होना चाहिए। पाडुआ और ये तुम्हारा रिलायंस, याद करो, बहुत फेमस जगह है इटली का, जहाँ पे बड़े टॉप क्लास लेवल के इंस्टीट्यूशन बने थे रिनांसस पीरियड में। या आई टॉक, याद आना चाहिए तुम लोग को, बोर्ड पे समझाए थे। मसोलिनी ने क्या किया? प्रोग्राम बोला और यस हमारा ये डिमांड है। तो डिमांड क्या किया कि जितनी ही फैक्ट्री है सबको नेशनलाइज कर दो, जो सरप्लस मनी है कैपिटलिस्ट का उसको रख लो, यूनिवर्सल फ्रेंच सबको इलेक्शन दे दो, सबको वोट, राइट टू वोट दे दो, चर्च प्रॉपर्टी को हथिया लो, ठीक है। 8 आवर्स होना चाहिए, क्यों? रशियन रेवोल्यूशन से सीख रहा है सभी। रशियन रेवोल्यूशन हुआ ही था कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर क्लास, यही था ही रशियन रेवोल्यूशन। और एक नया संविधान बनना चाहिए। बताओ, संविधान का तुम दुहाई कर रहा है, यही संविधान को ताक ताक रख के बाबू फेंक देगा उसको, जला देगा उसको ये आदमी बाद में जाके, ठीक है। तो ये दुनिया को बता रहा है, इटली को बता रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, समझ रहे हो ना? वो अच्छा दिन नहीं आया, बहुत बुरा दिन आया। इतना बुरा दिन आया कि मसोलिनी को मार दिया पकड़ के सब। लास्ट में मसोलिनी को मारा गया है, अनलाइक हिटलर, हिटलर खुद मरा है, मसोलिनी को मारा गया था। डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी में, जाकर देख लेना, बहुत अच्छा है। विवेचना में देखो, विवेचना है इसका नाम, बीबीसी का देख लेना तुम लोग। दिस डिमांड्स ऑफ फासिस्ट पार्टी सून अचीव पॉपुलैरिटी इन इटली। बोला कि वाह क्या बात है, नेशनल कन्वेंशन में काफ़ी अच्छा रखा है ये डिमांड, सब अच्छा लगा, ठीक है। पॉपुलैरिटी मिले, देखो बड़ा बड़ा बात करोगे तो पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगा। 5 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, कैची लाइन है, कैची लाइन है कि नहीं है? देश का गौरव बढ़ाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ये सब कैची लाइन है। सबका साथ सबका विकास, कैची लाइन है कि नहीं है? बोलेगा हाँ सही बात, ऐसा ही नेता, हमारा नेता कैसा हो तो ऐसा हो, वही बात है। मसोलिनी भी वही कर रहा है सब चीज़, बात समझे? देखो इतना गजब असर पड़ा है कि 1919 में इसके पास 17,000 बस मेंबर्स थे। अचानक 2-2.5 साल में क्या हुआ? अचानक तुम्हारा 3 लाख, बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट, इतने आ गए। फासिस्ट ने ये तक कर दिया कि जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का जितने भी पार्टीज के जो ऑफिस दफ्तर थे सबको क्या कर दिया इसने? कैप्चर करके अपना ही ऑफिस बना लिया, जगह लूट लिया पूरी तरीके से। एक पार्टी क्या कर रहा है? पूरी तरीके से कंट्री में लूट मार रहा है। इसलिए ये सब क्या है, चाहे नाजिज्म हो, नासिस्ट पार्टी हो या फासिस्ट पार्टी हो, ये सब सिंगल पार्टी है। ये किसी अपोजिशन को देखना नहीं चाहेगा और डिक्टेटरशिप की तरह रूल करना चाहेगा, कोई नहीं अपोजिशन, हम जो बोल दिए हम बोल दिए, ठीक है। तो अक्टूबर 1922 क्या हुआ? फासिस्ट पार्टी का अपना एक कन्वेंशन हुआ नेपल्स, नेपल जानते हो प्लेस है इटली का। उसमें क्या चार्टर पास कर दिया गया डिमांड्स को, ठीक है। और उसमें देखो क्या है, इसमें कहा गया कि हाँ कैबिनेट जो अभी मौजूदा जो सरकार है उस कैबिनेट में हमारे मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नए इलेक्शन होना चाहिए लेजिस्लेचर के लिए, और फॉरेन पॉलिसी बहुत तगड़ा, एनर्जेटिक फॉरेन पॉलिसी, विगरस फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए। वो डोरमेंट वाला नहीं होना चाहिए, इसमें दिखे कि इटली भी कुछ चीज़ है। विगरस मतलब क्या कि इटली कैन ऑल्सो प्ले द रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जैसे जर्मनी रोल प्ले कर रहा था ना, उस तरह का होना चाहिए।
उसके बाद फासिस्ट देयरफॉर मार्च ऑन टू द रोम, इसलिए रोम गए क्योंकि रोम क्या है, तुम्हारा एक पावर है, पावर का सीट है रोम, जैसे दिल्ली है तुम्हारा पावर, इसलिए रोम में गए क्योंकि इटली का कैपिटल रोम है। मसोलिनी के अंडर गए हैं और क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं सब क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया इस टाइम, ठीक है। और द गवर्नमेंट ने कहा आस्क द किंग विक्टर एमेनुअल टू, कहा एक मार्शल लॉ लगवा दीजिए और मसोलिनी को बोलिए कि मिनिस्ट्री फॉर्म करें। ये हालत हो गया, प्रेशर हो गया, क्यों, क्योंकि ये तुम हालत कर दिया तो गवर्नमेंट करेगा क्या, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है आ जाओ भाई मिनिस्ट्री फॉर्म करो, तो क्या कर सकते हैं, हालत बहुत ख़राब हो गया कंट्री का। तो इसमें क्या बताया गया था, देखो अब मसोलिनी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, अब यहाँ से बात क्लास खत्म स्टार्ट करेंगे कि अभी तक तो तुमको एक भूमिका बांध रहे थे, समझ में आया, हल्का फुल्का भी समझ में आया क्या हो रहा है कंट्रीज़ में। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है, कि मसोलिनी एज द प्राइम, अब तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, क्यों, क्योंकि किंग गवर्नमेंट ने बोला उसको, एमेनुअल विक्टर को, विक्टर इमैनुअल को बोला ना कि बोलिए उसको मार्शल लॉ लगाने के और उसको बोलिए मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए। अब देखो क्या होता है, मसोलिनी वाज एन एक्शन ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर, बाबा ये एक्शन करने वाला आदमी है, बैठने वाला आदमी नहीं, ऑफिस में एसी में बैठने वाला आदमी नहीं है, ये मैन ऑफ एक्शन है, ठीक है। ही टू द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ये अपने हिसाब से करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन होगा अपने स्टाइल से चलाएगा, ये बात समझे ना। तो बहुत सारे चेंजेस लाया है, जस्ट प्राइम मिनिस्टर बना बहुत चेंज, क्या चेंज किया है, द डॉकॉइट्स लिविंग इन द इंटीरियर्स ऑफ नेपल्स एंड सिसिली वे क्रश, जितने भी डॉकॉइट्स थे, जो चोर थे, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकते थे, वो सबको क्रस्ट आउट कर दिया सबसे पहले, नो रहम, ख़त्म करो इसको। नंबर 1, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ लेबर्स वर इम्प्रूव, क्यों, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित थे ये, ठीक है ना। तो ये जितने भी कंडीशंस थे, चाहे अर्थव्यवस्था वाला कंडीशन हो चाहे लेबर क्लास, क्योंकि लेबर क्लास हमेशा से एक्सप्लॉइटेटिव क्लास रहा है ना, हम हर समय उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उस कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास था। ट्रेड यूनियन जो भी है सब खत्म कर दो, क्या होता है ट्रेड यूनियन खत्म करो, हम ऊपर से ही देख लेंगे उसके लिए, लेबर के लिए, ठीक है। इंटायर पावर ऑफ पार्लियामेंट विचना है, जितना भी पार्लियामेंट में जो पावर है, जो नया नया लॉ पास करेंगे, खत्म करो इसको भाई, पार्लियामेंट किस लिए, कोई काम का नहीं है, खत्म करो। मेंबर्स फेथफुल टू लीडर अलोन वर अपॉइंटेड, जो मेंबर है, जो लीडर से फेथफुल है, हमारे पैर के सामने में झुकेगा वही बनेगा मिनिस्टर, वही उसी को वही ऑफिसर बनेगा, पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है, हाँ समझ रहा है ना। जब एक आदमी को बाबू तुम दे दोगे ना इतना पावर, तो होगा ही होगा कंट्री। इंदिरा गांधी उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, और प्रेजेंट में भी जो सिचुएशन है वो भी अच्छा नहीं है, हाँ लिटरली बात कर रहे हैं हम तुमको, इसमें क्या कोई दिक्कत है क्या। आज का फ्रंट पेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चा लोग, हिंदू का फ्रंट पेज पढ़ा है, कल जो इतना तुम लोग को बोला गया, भाषणबाजी दिया गया क्लास में, सब छपा है वहाँ पे, देख लो जाके, ठीक है। स्टेलिन स्वामी का पहला पेज देखो, ठीक है, इतना जो भाषणबाजी दी है सब छपा है वहाँ पे, ठीक है। अभी एडिटोरियल में आना बाकी है, पहले यहाँ छपेगा तब एडिटोरियल में आएगा, कल परसों से देखा एक हफ्ता लगातार एडिटोरियल रहेगा। सेकंड नंबर देखो, इलेक्शंस वे कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज रूल, बताओ अब इलेक्शंस हो रहे हैं अलग रूल से, लॉ चेंज कर दिया गया है। फासिस्ट पार्टी गॉट अ कंप्लीट मेजोरिटी इन द नेशनल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में खाली फासिस्ट पार्टी ही है मेजोरिटी में, वो कंप्लीट मेजोरिटी है, सब वही है, उसी का पार्टी है, सब उसी का आदमी है, अपोजिशन का तो कोई नामो निशान नहीं है। आफ्टर इलेक्शंस मसोलिनी एडेड सम मेजर्स टू क्रश ओपोनेंट, उसके बाद जैसे ही इलेक्शंस हुआ उसके बाद मसोलिनी ने कोशिश किया, ओपोनेंट तो रहने देंगे नहीं, जो बात है ये ओपोनेंट रहेगा फिर इटली को आगे बढ़ने देगा नहीं है, ख़त्म करो इसको। जैसे हमने कल देखा था कि जर्मनी में हिटलर का क्या प्रोपोगंडा था, उसका क्या नारा था, स्टैब ऑन द बैक ऑफ डेमोक्रेट्स एंड ज्यूस, खंजर भोग दो पीछे, पीठ के पीछे, ये डायरेक्ट तुम्हारा था, लोग को बोला जा रहा था, तो लोग क्या करेगा, समझे। जितने भी लोकल बॉडीज थे सबको सस्पेंडेड कर दिया गया, जैसे म्यूनिसिपैलिटी होता है अभी के लिए, लोकल पंचायत होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होता है, सबको सस्पेंड। ओनली फासिस्ट लॉयर्स वे अलाउड टू प्रैक्टिस, जो फासिस्ट विचारधारे वाले जो लॉयर्स है, फासिज्म पे जो बिलीव करते हैं वो वही करेंगे। यदि फासिज्म का बात आता है तो मैं तुमको थोड़ा माओ जेडोंग का बात करना चाहूँगा, बाद में तुम लोग को चाइनीज़ वाला पढ़ाऊँगा, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, तुमको ये सोच के बहुत ही गजब लगेगा ये समझ के कि किसी भी विचारधारा को बाबू अंदर डालने के लिए इसका शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। चाइना में यदि मैं बात करूँगा तो माओ जेडोंग जब आए थे, माओ जेडोंग है ना फादर ऑफ द चाइनीज़ के लिए, जैसे हमारे फादर कौन हो गए, महात्मा गांधी हुए, तो वो माओ जेडोंग हो गए, ठीक है।
चाइना रिपब्लिक, जो चाइना है तुम्हारा अभी का, उसमें क्या है कि माओ जेडंग ने हर संभव प्रयास किया कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे कम्युनिस्ट वाला जो विचारधारा है वो ब्लड में घुसा दिया जाए लोगों को, और अपोज ही नहीं कर सके। आर्मी से लेके हर एक जिसको ऑफिस आना है भाई, पहले आपको ट्रेनिंग करके ही आना होगा वो, यानी कि पहले ही माइंड, यानी कि कभी लोग को समझ में ही नहीं आएगा फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, कि आप जो कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। और यहाँ पे वही देश इज इक्वल टू पार्टी हो गया है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए माओ जेडंग के बाद रूल कर रहा है इतना लंबा समय तक। 1948 में चाइना बना है, अभी तक देखो, यानी कि भारत और चाइना का स्टोरी सेम ही है लगभग, कह सकते हैं। आज़ादी के टर्म वहाँ पे वन पार्टी ने किस तरह साइकोलॉजिकल लेवल पे लोगों के साथ किस तरह छेड़छाड़ किया है, तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, कि फासिज्म वाले लोअर सी फासिस्ट में बिलीव करने वाले, यानी कि ट्रेनिंग जाएंगे उस तरह का विचारधारा रखेंगे तभी वो ऑफिस में आ सकेंगे। आप यदि दूसरे वाले आइडियोलॉजी वाले हो तो आपको नहीं मिलेगा। बात समझो, ये बहुत खतरनाक है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उससे कोसों दूर है ये सब चीज़। बात समझे। इन 1926 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। 1920 सब जितने ही पॉलिटिकल पार्टीज है छोटे मोटे सब खत्म कर दिया इसने, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम टू, कैबिनेट क्या होता है, खत्म करो रे, क्या होता है कैबिनेट, हमारे बराबर हो क्या तुम, खत्म करो बात को, हम ही हैं। तो कोई मानने वाली बात नहीं, जो हम बोल दिए वही होगा, बाकी को कोई नहीं पार्टी, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। बात समझे। फ्रीडम ऑफ प्रेस कटल्ड, खत्म, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है, खत्म करो इसको। अनलिमिटेड पावर्स वे गिवन टू द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस को दे दिया, पुलिस स्टेट हो रहा है, पुलिस को दे दिया भाई, हम जो ऑर्डर करेंगे तुम कुछ भी रौन दो लोगों को, क्या दिक्कत है। जो बोलेगा, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का बात करेगा, देख लो उसको। मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज वर रिप्रेजेंट, जितने भी जो थे अपोजिशन पार्टी वाले सब जेल में डाल दो भाई, जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी ड्रैकोनियन लॉ है, यूएपी है, एनआई है, सेडिशन चार्ज है, बिल्कुल वही सब चीज़ का मिसयूज करना। बात समझे। तो मसलूनी एज द डिक्टेटर, मसलूनी एज द डिक्टेटर मैं यदि बात करूं तो रूल ऑफ वन लीडर एंड वन पार्टी वाज द आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म। यदि मैं बात करूं फासिज्म होता क्या है, तो फासिज्म में एक लीडर रहेगा, एक आइडियोलॉजी रहेगा, कुछ नहीं होगा। बात समझे। ही हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी एंड हेटेड द मेजोरिटी, कोई नहीं है अब मेजोरिटी को हेट कर रहा है, जो भी तुम नहीं, बेकार है डेमोक्रेसी, कोई मतलब नहीं है। ही बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, स्टेट का सुप्रीमेसी भी बिलीव है, इटली एक होना चाहिए, इटली पावरफुल होना चाहिए, बस उसी पे बिलीव, उसी पे बिलीव सिस्टम, बाकी कुछ नहीं। इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं है, इंडिविजुअल वेयर मेरली अ मीन्स टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्ट, बस इंडिविजुअल इसलिए बैठा है कि वो बस समझे कि हाँ स्टेट में है, उसके स्टेट के अंदर है, स्टेट भी कुछ चीज़ होता है उसका, बस वो अंग है, कोई राइट नहीं है, वो चुपचाप बैठ के अपना स्टेट का वो करे, नो राइट टू इंडिविजुअल। तो समझ गए ये फासिज्म है, बहु ऐसा ही पैरेलल तुम्हारा जर्मनी में चलेगा जिसको नाजिज्म कहेंगे, और इसी का जो मुखिया होगा हिटलर है। हिटलर के बारे में तो तुम जान ही रहे हो, है ना, फेवरेट है टॉपिक तुम लोग का हिटलर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या हार्श ट्रीटी तो इम्पोज कर दिया गया था जर्मनी के ऊपर, ठीक है, और भी बहुत सारे जो कंट्रीज डिफीट हुए उसके ऊपर भी किया गया था। इससे क्या हुआ, इंटेंस नेशनलिस्ट अपसर्ग इन जर्मनी, जर्मनी में बहुत सारे क्या हुआ, नेशनल सेंटिमेंट बहुत फूट के निकल गए कि क्या है भाई, जर्मनी इतना बड़ा कंट्री जो पूरी तरीके से वर्ल्ड पे कॉलोनी बनाना चाह रहा था, उसका हालत इतना खराब हो गया, तो वहाँ पे क्या बगावत हो जाएगा, लोग सब बहुत त्रासदी में, लोग को दिक्कत है, समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम है। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है कंट्री में, सोशलिस्ट पार्टीज बढ़ते चला जा रहा है, पर वो होगा ही होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट है, परचेजिंग पावर कम है, तो सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा। इससे क्या हो गया कि हो गया हिटलर का जगह बन गया इन्वायरमेंट, जो तुम्हारा जो हुबहू जो तुम्हारा यहाँ पे हो रहा था, इटली में हो रहा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। और हिटलर बनना मतलब क्या, नाजी पार्टी बनना, नाजी पार्टी बनना मतलब क्या, नाजिज्म वाला प्रिंसिपल बनना, वही वन पार्टी वन आइडियोलॉजी, एक देश में एक ही पार्टी होगा, एक ही आइडियोलॉजी होगा, बाकी आइडियोलॉजी वाले हो तो मर जाओगे, ठीक है। अब बोलना आता है तो नहीं बोलना है इस पार्टी के हिसाब से, ये तुम दूसरे आइडियोलॉजी में तो बोलो मत, और तुमको पूछा जाएगा क्या आप नाजी से बिलीव करते, तो हाँ बिलीव करते, तुम हाँ या ना हो करते हैं, बस बात खत्म। हाँ बोलोगे तभी बचोगे, नहीं तो मर जाओगे। और तुम यदि बोला कि हाँ नाजी पे बिलीव करते हैं, मत ज्यूज है, फिर भी मरेगा तुम, ये स्थिति है। क्योंकि ज्यूज क्या इम्प्योर ब्लड है एज पर द हिटलर, क्योंकि ज्यूज रिस्पॉन्सिबल है, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा है। एक गलत नोशन से लेके चल रहा था ये, बात समझे ना, एक आदमी की गलती से या कुछ जनसंख्या की गलती से हम पूरा लोगों को खराब बोल देंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। आज की डेट में हम खाली ब्राह्मण को ही खराब बोल दें गलत होगा बोल रहा है ये, ब्राह्मण खराब है, अगर ब्राह्मण को निकाल दो इस देश से, मान लो
ये टिप्पणी करना कितना गलत हो जाएगा। अब बहुत बड़ा दंगा भी हो सकता है इससे, है ना। अब बहुत ज़्यादा पूरा भूचाल ला देगा इंडिया में ये, यदि ऐसा स्टेटमेंट भी किसी ने दिया तो तहस नहस हो जाएगा। इस कंट्री में यदि ऐसा बोला जाए कि दलित को निकाल दो लेट्स से, तब तो हिमायती लोग आएगा दलित के ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए। मैं एक बार बोल दे कि ब्राह्मण निकाल दो, तब तहलका मच जाएगा इस कंट्री में, भूचाल आ जाएगा। सच बोल रहे हैं तुम, बहुत बड़ा बात होता है। अभी तक किसी का पावर नहीं है ये बोलने का, ठीक है ना। भले ही ये बोल सकता है कि मुस्लिम को निकाल दो, सब गलत चीज़ है। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह इसका असर पड़ता है सोसाइटी पे, बात समझ रहे हो ना। सोसाइटी पे असर किस तरह पड़ता है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्या अभी भी डोमिनेंट क्लास है ब्राह्मण सोसाइटी का। अभी भी जितने भी होते हैं ब्राह्मण ही तय करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में। ब्राह्मण डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टी, कौन सा तुम्हारा वर्ग किसको वोट देने वाला है, क्योंकि हाईली इन्फ्लुएंस्ड है ब्राह्मण। बात समझ रहे हो ना। जैसे बच्चे लोग यदि बुद्धि नहीं है तो तुम लोग यूपी इलेक्शन का थोड़ा बहुत कंटेंट्स भी जान कर लो कि हर संभव प्रयास किया जाता है कि ब्राह्मण का कॉन्फिडेंस रखने का। चाहे तुम परशुराम को ही पूजा क्यों ना कर लो, परशुराम को कभी याद नहीं करोगे, मगर जब ब्राह्मण का वोट लेना है तो परशुराम तुमको याद आते हैं। बात समझे। मायावती परशुराम का वो करती है, समाजवादी पार्टी जो है तुम्हारा अखिलेश का, वही परशुराम को गुणगान करती है। तो ये बोलते हैं ना परशुराम का क्या बात है, हम राम जी का बात करेंगे, हम हनुमान जी का बात करेंगे। बीजेपी पार्टी, जब बीजेपी पार्टी राम जी का बात करता है तो फिर केजरीवाल बोलता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, वो भी हनुमान जी के चरण में जाता है कि राम ना मिलेगा हनुमान के बिना। तो कहीं ना कहीं से तो राम जी को कनेक्ट करना है, बिना राम का तो बाबू गंगा होगा ही नहीं, गंगा शुद्ध जो बात है। बात समझिए ना। तो इतना बड़ा रिलीजन का रोल है, बिना रिलीजन कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं आता पूजा करना बाबू सीख लो, क्योंकि वीडियो कैमरा बाद में आएगा तुमको कैप्चर करने के लिए। मोदी जी देखते हो कितना अच्छा करते हैं, केदारनाथ का मंदिर में मोदी जी कितना अच्छा तपस्या करते हैं। यही कला चाहिए सबके पास, तब जाके तुम देश का तुम समझ सकता है और भला कर सकता है देश का। ये भी समझना होगा तुम लोग। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि डायरेक्ट ओपन है, कोई वो नहीं है। जो मान नहीं रहा सोसाइटी खत्म कर दो उसको, क्या रह के क्या करेगा ये। यही सी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशलिस्ट पार्टी का राइज होना, यही कारण है कि हिटलर इतना आगे बढ़ा है। सेम सिचुएशन इटली और जापान में भी हुए थे, जापान में भी यही हुआ था। जापान का भी हिस्ट्री मैंने बताया है तुम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक्सिस फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया। एक्सिस फॉर्मेशन देखो सेम पार्टी, जर्मनी का भी स्थिति वही, ये वही, इटली वही, तीनों एक्सिस ग्रसित है, तीनों बड़ा बड़ा है। इटली बहुत आगे गया, मुसोलिनी के पीरियड में इटली बहुत आगे बढ़ेगा, ये भी जान लेना। जैसे इटली पूरी तरीके से तबाह हो गया था, इटली को बहुत आगे कर देगा मुसोलिनी, और जर्मनी तो बहुत उठ ही जाएगा। जर्मनी तो लीड कर रहा है, उधर जापान तो और ऊपर लीड कर रहा है। ये तीनों एक नहीं होने के बाद भी एक हो जाते हैं, बताएंगे। तो एग्रेसिव पॉलिसी जो हिटलर का था, यही कारण है सेकेंड वर्ल्ड वार होने का। जैसे बिस्मार्क का जो फॉरेन पॉलिसी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फर्स्ट वर्ल्ड वार होने में। तो हिटलर का जो फॉरेन पॉलिसी है तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सेकेंड वर्ल्ड वार होने में। तो यानी कि दोनों में ही जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, हम कह सकते हैं मेजोरिटी में। अब देखो यहाँ पे, What was the condition of Germany at the end of the World War? देखो ये समझना होगा हमें कि जब वो वार खत्म हुआ 1918 में, जब वार खत्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस समय जर्मनी का क्या स्थिति था, जिसे हिटलर का उदय हुआ है। तो ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार वन, जर्मन किंग विलियम वॉर फोर्स टू एब्डिकेट, भगा दिया गया, भागो यहाँ से, गद्दी छोड़ो। क्यों हार गए हैं, कर क्या रहा है तुम बैठ के यहाँ पे। जर्मन का जो किंग था विलियम, उसको हटा दिया गया वहाँ से। रिपब्लिक ही वॉज प्रोक्लेम्ड इन, रिपब्लिक आया, पार्लियामेंट सिस्टम फिर से डेवलप्ड हुआ। अब पार्लियामेंट चला गया, क्या होता है, किंग हूँ, हटाओ उसको, हटा दिया उसको। देखो फ्रेडरिक एबर्ट, डायग्राम पिक्चर दिख रहा होगा तुमको, ये क्या है, लीडर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म द टेम्पररी गवर्नमेंट। और ये क्या है, उस समय का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये नाम है पार्टी का, वो क्या करते हैं, उस समय का टेम्पररी गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, फॉर्म करते हैं। और इसको उखाड़ फेंक देता है, अभी देखते जाओ आगे क्या होता है। उसके बाद दिस वाज फॉलोड बाय इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा देश में। अभी टेम्पररी अरेंजमेंट है ये, हम किए कि नहीं किया, हमारा आज़ादी होने से पहले हमने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया कि नहीं किया, हाँ कैबिनेट फॉर्म किए थे हम। उसके बाद फिर बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, फिर 1950 में हमारा संविधान बना, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हुआ 1951 का, तब फिर बहुमत में चुन के आए थे कांग्रेस लोग, और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, समझे। और 1950 के बाद में हमारा प्रेसिडेंट बना है, पहले तो हमारा वही कौन चल रहा था, हाँ बिल्कुल।
बात समझे? तो यही अरेंजमेंट आएगा यहाँ पे भी, यही देश का प्रक्रिया होता है, बात समझे? उसके बाद अभी टेम्प्रेरी गवर्नमेंट फॉर्म किया टेम्प्रेरी टाइम के लिए, उसके बाद इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। सोशलिस्ट डेमोक्रेट यही सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आया है उस समय। मैं देखो इतना लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी क्या हुआ है उससे, ये भी जानना होगा तुम लोग को। द सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन द सिटी ऑफ वीमर। वीमर जानते हो, जो जर्मनी का पार्ट है। वीमर रिपब्लिक बोलते हैं कि नहीं बोलते? वीमर रिपब्लिक, जैसे न्यू दिल्ली बोलते हैं, न्यू दिल्ली रिपब्लिक। तो हम कह सकते हैं वीमर सिटी जो है तुम्हारा जर्मनी का, वहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन हुआ, यानी कि संविधान बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ही होता है कि वो क्या है, असेंबली संविधान बनने के लिए है, बात समझना होगा तुम लोग को। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, किसी चीज़ को बनने के लिए असेंबली है, वो क्या बनने के लिए, संविधान बनने के लिए। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, देखो, और इसी को बोलते हैं वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वेमर जगह पे बना है। अब ये वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी को चलाएगा आगे। संविधान बना किस लिए? कंट्री को चलाने के लिए। मगर देखो इस वेमर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हश्र होता है। तो समझे, ये फ्रेडरिक एबर्ट कौन थे? ये सोशलिस्ट पार्टी जो आए थे बन के, डेमोक्रेट सोशलिस्ट पार्टी जो बन के आए थे, उसके लीडर थे, यानी कि सही मायने में ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। मगर क्या हुआ देखते जाओ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो दिक्कत है, अब ये दिक्कत को ख़त्म करने के लिए सरकार चुने गए, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वही बहुमत में आया। अब समस्या तो बहुत है अभी जर्मनी में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाइपर इन्फ्लेशन है, लोग मर गए हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इनइक्वलिटी है, सेक्स रेशियो में कमी है, यानी कि बहुत सारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। क्या ये जो सरकार बना है क्या वो देख पाएगा? यही बात, यहीं फेल कर जाएगा ये। जैसे ही फेल करेगा हिटलर को मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। समझ में आ रहा है ना जी? वेरी वेरी सिंपल। देखो द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज, देखो व्हाट लेड टू द रिवोल्ट इन जर्मनी। जर्मनी में क्यों हुआ था रिवोल्ट, तुम लोग जानते हो कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल वो बहुत हार्श ट्रीटी था, बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था जर्मनी के लिए, क्योंकि उसमें टेरिटोरियल लॉस भी होगा, क्योंकि अल्साई का लॉरेन भी चला गया उस तरफ, फ्रांस की तरफ, और भी बहुत सारे एरियाज ले लिया विक्टर पावर्स ने। पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट इम्पोज कर दिया कि आप अब आर्मामेंट काम नहीं कर सकते। जैसे वो तुम उस दिन सेंट्रीफ्यूजेस ईरान का बोल रहा था, सेम वही है कि आप नहीं कर सकते हो, कोई भी वेपन्स का परीक्षण नहीं कर सकते हो, वही इम्पोज कर दिया गया। जो वार का कंपनसेशन था कि हारा है, लूजिंग पावर है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देना होगा। हाँ, जर्मनी वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वार के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो जब जिम्मेदार ठहरा दिया गया, सब बाबू इसी का बर्बाद होगा। दिस अफेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द जर्मन को बहुत बुरा लगा, इस चीज़ का बहुत खुन्नस था। अ ग्रुप ऑफ पीपल अपोज द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ, बहुत सारे लोग तो बोले थे कि हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स नहीं करेंगे, मैं हुआ क्या, बंदूक के नोक पे करना पड़ा उसको, बात समझे? ये हुआ। देखो डॉक्टर कैप, ये भी समझना होगा ये क्या है ये सब। मार्च 1920 को रॉयलिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कैप रिवोल्टेड बट ही फेल्ड एंड सरेंडर बिफोर द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। इसने क्या किया, रिवोल्ट करने का प्रयास किया इस आदमी ने, मगर क्या हुआ, ये फेल कर गया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट के सामने में इसको सरेंडर करना पड़ा अपने आप को। ठीक है, ये नंबर 1। अब दूसरा देखो क्या है, हाँ क्या है, लुडेनड्रॉफ। हाँ, द सेकेंड सच रिवोल्ट वॉज लेड बाय, अब फिर दूसरा भी रिवोल्ट किया है, ठीक है, मगर ही वॉज असिस्टेड बाय हिटलर। हिटलर इस समय थे, हिटलर देखो, हिटलर भी रिवोल्ट कर रहा है जर्मनी में, मगर क्या किया गया, उसको पकड़ के 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस जेल टाइम हिटलर रॉट द फेमस बुक मैन काम्फ विच लेटर बिकम द बाइबल ऑफ द नाजी पार्टी। ये जेल में लिखा हुआ फिलोसॉफी है इसका, समझा? जैसे हमारे नेहरू जी जेल में बैठ के लिखे है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जान रहे हो तुम लोग, सब जानते हो इस चीज़ के बारे में, है ना, लिखे थे, सब जान रहे हो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये टर्म डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ही लिया गया है। आज जो तुम सिविल सर्विस का जो तुम्हारा एक कोड वर्ड है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता, यही हमारा पहचान है कि नहीं है? ये नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिखा गया वर्ड है। जा, नेहरू जी इतने बड़े लीडर थे। देखो तुम लोग को घर मिलता है तो घर में नहीं पढ़ पाता है, लोग जेल में बैठ के अपना फिलोसफी दे रहे हैं। गांधी जी बैठ के जेल में लिखते थे। सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है, विजन पे डिपेंड है कि तुम्हारा विजन क्या है, समझा? जो आदमी पढ़ने वाला होगा उसको छज्जी पे भी बैठा देगा ना तो पढ़ते रहेगा, बोलेगा हमको उतारना मत, अब रहने दो हमको यहीं पे। पढ़ने के ऊपर है, यानी कि तुम्हारा विजन कैसा है। हमारा विजन स्पष्ट है, कोई लाग लपेट नहीं है, हमको वही गोल पहुंचना है, तो हम किसी न किसी तरह करेंगे, चाहे बीमार भी कोविड-19 भी हो जाए, कोई बात नहीं, 10 घंटे नहीं 6 घंटा पढ़ रहे हैं,
क्योंकि विजन क्लियर है, इनका विजन क्लियर था। तो क्या यही बाइबल बना है, यानी यही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना है नाजिज्म के लिए, अरेस्ट के, क्योंकि ये और इसके जो फ्रेंड है वो चाह रहे थे कि विद्रोह किया जाए जर्मनी में, रिपब्लिक है। इससे पहले भी किया है डॉक्टर कैप ने, उसको पकड़ कर रिपब्लिक वो डाल दिया, वो ख़त्म हो गया। फिर दूसरा आया, हाँ, तो इसी टाइप के लोग थे, दोनों एक ही टाइप के थे। 5 साल जेल में डाल दिया गया। हिटलर वो 5 साल क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है लिखने में कि देश में कैसा हो शासन, लीडर कैसा हो, तो ये लिख रहा है, हिटलर लिख रहा है। और वही आदमी सत्ता में जाएगा बाबू, वही पहुँचेगा वहाँ पे। ये तो बहुत बड़ी बात होता है यार। फाइनेंशियल क्राइसिस इन द आफ्टर, आप देखो यहाँ समझ में आ जाएगा। तुम बैकग्राउंड जान ली हिटलर का क्या कहानी रहा है। हमें ये भी समझना होगा कि क्या फाइनेंशियल क्राइसिस था वार के बाद। जानो मैंने बताया है क्लास में, कई बार बताया है, वही जो ब्रेड के बारे में बताया था ना कई बार। द पोस्ट वार जर्मनी पोज अ डिजास्ट्रस फाइनेंशियल क्राइसिस, नो डाउट अबाउट इट। जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा है। फॉर द पेमेंट ऑफ रिपेरेशन द गवर्नमेंट वर फोर्स टू टेक लोन्स। अब कंपनसेशन देने के लिए विक्टर पावर्स को आपको लोन लेना पड़ रहा है, ये स्थिति है, ठीक है। फैक्ट्री आपके बंद हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड करे, बर्बाद कर गए, हैवी टैक्सेस आपके ऊपर इम्पोज्ड है। उसके बाद फिर आप बाहर से लोन ले रहे हो, तो बैंक करप्ट होगा कि नहीं होगा, देश का दिवाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब बैंक करप्ट हो जा, डिफॉल्ट हो जाता है ना, जब बोलते हैं ना कि एनपीएस बढ़ गया, बुरा स्थिति हो जाएगा देश का, बैंक करप्सी होना। अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट करने के लिए द गवर्नमेंट हैड नो अदर ऑप्शन बट क्या है, करेंसी छापो। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हिंदू पेपर के एडिटोरियल में आता है ना कि मोदी जी को अभी हेलीकॉप्टर मनी करना चाहिए, यानी कि प्रिंटिंग द मोर मनी। और जानते हो कि प्रिंटिंग करोगे तो हाइपर इन्फ्लेशन होने का चांसेस भी है। यही हुआ है जर्मनी के साथ। देखो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन नहीं हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। रैम्पेंट यानी हर चारों तरफ तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हालत हो गया। यानी कि वीमर जो रिपब्लिक है, जो ये सरकार है, ठीक है, कोई कारगर साबित नहीं हुआ है। पैसा छापा इतना, वैल्यू ही खत्म पैसा का। तो वार रिपरेशन एज पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जो वार रिपरेशन था ये बहुत खतरनाक था। कितना देखो 660 मिलियन पाउंड्स देना फिक्स किया था, तो इतना कहाँ से दे पाएगा। देखो यही बोला कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल था which was held responsible first world had to pay a heavy amount of compensation। रिपरेशन मतलब कंपेंसेशन ही होता है। ये जो कमीशन बना था इसने कहा था कि 660 आपको लगभग 600 मिलियन पाउंड्स देने होंगे। देयर वाज अपोजिशन अगेंस्ट दिस प्रोविजंस, अपोजिशन किया, मगर क्या है, कुछ नहीं हो सकता, आप हारे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कोई दूसरा चारा नहीं बचा आपके लिए। मोस्ट ऑफ देम आर्ग्ड दैट सिंस जर्मनी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वाज नो नीड टू पे द हैवी अमाउंट ऑफ वार इंडिमिनिटी। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्थिति ऐसा ऑस्ट्रिया में बना था इसलिए हमको आना पड़ा। अब हमको कैसे आप ठहरा सकते हो। बाद में हिटलर यही बोला कि हम नहीं पे करेंगे, जाओ देख लेते हैं क्या करते हो। मुसोलिनी भी यही बोला है, जाके देखते हैं, एक तो तुम्हारे वजह से इतना कुछ हुआ है। तो डाउस प्लान एंड यंग कमिटी, एक प्लान बना है। देखो इस प्लान ने क्या करेगा, देखो अब यूएस का किस तरह, बाबू यूएस का यहाँ पर देखोगे इंटरफेरेंस। The financial crisis in Germany forced the Weimar Republic to make an appeal to the Allies for the reduction of the amount of repression। तो ये अलाइज को बोलना पड़ा, यानी कि जो विक्टर पावर उसको बोलना पड़ा, ठीक है, कि देखिए हम तो एक तो पहले से डूबे हुए हैं, हमारा ना कोई कमाई है ना है, अब कम कर दीजिए, ऐसे कैसे चलेगा। हम कहाँ, हम अपना जनता को नहीं दे पा रहे हैं, हमको कैसे देंगे हम। बात समझे। इसकी वजह से क्या हुआ, अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 10 मेंबर्स वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डाउस एन एमिनेंट फाइनेंस स्पेशलिस्ट ऑफ यूएसए के जो एकदम गजब के उस समय के जो अर्थशास्त्री थे, उसके अंडर तुम्हारा एक कमिटी फॉर्म हुआ इस चीज़ को देखने के लिए। और उसमें 10 मेंबर हैं कि कितना जर्मनी सही बोल रहा है और कितना बात रखना चाहिए इसका, ये सभी चीज़ का अध्ययन करेगा वो। द कमिटी मेड सम अमेंडमेंट टू द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसी को डाउस प्लान कहते हैं। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में तो बोला गया कि 660 आपको इतना पे करना है, क्या था 660 मिलियन पाउंड जो आपको पे करना है, ठीक है। इसके ऊपर अमेंडमेंट किया गया और कितना उचित होगा इसके बारे में वहाँ पे अध्ययन किया गया है। बात समझे। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी वाज रिड्यूस टू अ सर्टेन लेवल, जो बर्डन है, जो क्राइसिस है, एज अ कंपनसेशन कम कर दिया गया उसको, समझते हुए। वो नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। When the problem of preparation again appeared, जब 1929, याद करो 1920 ग्रेट डिप्रेशन का समय है, जब 19 क्या हो रहा है तुम लोग का, ध्यान दो इधर।
एलाइज पावर को देगा जो जीता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। अब देखो 1929 में ये फिर से आ गया प्रॉब्लम, ठीक है, ये रिप्रेशन का। द यंग कमिटी मेड अ प्लान टू सॉल्व, और यहाँ पे यंग कमिटी आया क्योंकि 1929 क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन है। तो ग्रेट डिप्रेशन से कोई अछूता तो नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब बाबू तंगी आ जाना। देखो क्या होता है तुम्हारा रिसेशन, रिसेशन लंबा हुआ तो तुम्हारा क्या हो जाता है बाबू, डिप्रेशन। डिप्रेशन लंबा हुआ तो ग्रेट डिप्रेशन, जहाँ पे बोले ना एक ब्रेड के लिए बाबू पैसा भर के जा रहा है, बोरा बोरा लेके जा रहा है, वो स्थिति होता है ग्रेट डिप्रेशन, जहाँ पे चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ही है। हर जगह देखेगा 10 को आदमी उठा कर बोले यार, एक आदमी वो भी टेम्पोररी काम कर रहा है, 9 आदमी बेरोजगार है। ये स्थिति होता है ग्रेट डिप्रेशन में, जहाँ सब शट डाउन हो गया, हालत खराब हो गया। ग्रेट डिप्रेशन बहुत खतरनाक है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का हुआ था ना जी, तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में और हालत खराब जर्मनी का। तो उस समय इस चीज़ को देखने के लिए यंग कमेटी बना। देखो डाउन्स कमेटी किसके लिए बना था, समझ जाओ कि डाउस प्लान तुम्हारा उसके लिए बना था कि क्या होना चाहिए, जर्मनी 660 है, इस पर क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब 1929 में तुम्हारा ग्रेट डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम था, जो जर्मनी को भी इस पर टच किया है, उस समय में क्या हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है जर्मनी के लिए, ये किए गए सब इंपॉर्टेंट प्लान है। अब देखो यानी कि स्थिति बहुत खस्ता है, यानी कि स्थिति बहुत खराब है, जर्मनी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। तो अब जाहिर सी बात है उदय हो जाएगा एक लीडर का, एडोल्फ हिटलर का। अब आएगा ये, अब ये सीन पे आएगा ये, क्योंकि स्थिति ऐसा क्रिएट हो गया। जैसे 2014 में जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चला 2011-12 में, ठीक है, स्थिति ऐसा क्रिएट हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी होना ही होना है, दूसरा सरकार का आना ही था। और यदि दूसरा सरकार बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखा के आए, अच्छे दिन लाएंगे, ठीक है, और मीडिया का यूज़ करे, तो जाहिर सी बात है प्रचंड बहुमत में तो आपको जीतना ही जीतना है। अब जीत गए और वो दिख गया, यही बात होगा। और ऑपरेटिंग पावर उतना ही बढ़िया, हिटलर का ऑपरेटिंग पावर तो अभी तक का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग पावर माना जाता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मास लीडर है जी, एक बार जो बोल दिया रोंगटा खड़ा कर देगा। जैसे ओबामा भी एक ग्रेट ऑरेटर है अभी तक का वर्ल्ड का, कह सकते क्या है, लिस्ट में आता है उनका नाम, और समझे ना, ओबामा बाबू जाके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाके ही बाबू ब्रिटिश का जो है ना पार्लियामेंट है उसको धर के ले लिया वहाँ बैठ के, ठीक है। बहुत स्मार्ट ऑरेटर है, बहुत हद स्मार्ट ऑरेटर है, ठीक है, बैठे बैठे ले लेगा सबका। ओबामा अभी तक का हिस्ट्री में, यूएस की हिस्ट्री में मुझे जैसा लगता है इससे बेस्ट ऑरेटर कोई नहीं आया, इतने बड़े ऑरेटर हैं, ठीक है ओबामा। और वो भी यंग प्रेसिडेंट बना ये ओबामा, कितना टैलेंटेड होगा ओबामा, सोचो ना। 48 ईयर्स में, 44 ईयर्स में वो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है। वो भी कहाँ का, यूएस का नहीं है, वो निग्रो है, अफ्रीका का है। तो किस लेवल का उसका इंटेलेक्ट होगा, सोचो ना, सोचने वाली बात है। बेस्ट ऑपरेटिंग पावर, तो देखो यही चीज़ हुआ है। देखो हम उस समय भी तुम्हारे जो बाइडेन ही थे जो एक्सपीरियंस दे रहे थे, और आज वो बाइडेन साहब क्या प्रेसिडेंट है, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनको भी चीज़ तो वही है। इसलिए फिर से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका को फिर से रिवाइव किया जा रहा है। और देख रहे हो कि आते ही कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं ये। अब न्यूज़ में है ट्रम्प की तरह, बुर्बक ट्रम्प की तरह नहीं है, ट्रम्प की तरह। ट्रम्प तो जितना 4 साल रहा गिना दिया यूएस को, पूरा बर्बादी कर दिया यूएस का छवि। अब फिर से बाइडेन, देखो बाइडेन आया है तो अब यूएस फिर से बैक कर गया ट्रैक पे। ये होता है, एक लीडर खराब होने से पूरा कंट्री को दिक्कत हो जाता है, बात समझे। और एक लीडर एकदम विजनरी हो तो कंट्री को फर्क पड़ता है। अब हिटलर का देखो, हिटलर किस तरह का लीडर बना, समझना होगा हमें। देखो हिटलर का जन्म होता है अप्रैल 1889 में, ठीक है, अप्रैल फुल बनाने के लिए सबको। देखो बहुत ही हम्बल फैमिली में जन्म हुआ, यानी कि बहुत ही गरीब टाइप के फैमिली में जन्म हुआ है, ऑस्ट्रियन विलेज। ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी ही कुड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, इनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिला इस आदमी को। हिज फादर वांटेड टू मेक दिस सन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब हो इनका भी, ठीक है, सरकारी नौकरी चाहते थे पिताजी इसके लिए। मैं देखो मगर इनका देखो मिजाज कैसा था। बट हिटलर वॉज वेरी फंड ऑफ आर्ट फ्रॉम हिज अर्ली, शुरू से ही आर्ट में ज़्यादा रहा है, मतलब कला में वो कलाकार रहे हैं शुरू से, ठीक है। सो ही वेंट टू वेना एट द एज ऑफ 18 टू लर्न द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। पेंटिंग में बड़ा ही इंटरेस्ट उनको, आर्किटेक्चर में बड़ा ही इंटरेस्ट उनको। तो 18 साल की उम्र में ये चले गए थे सीखने के लिए, ठीक है। सब कोई मार खाता है सब कोई मार खाता है। पिताजी को पता थोड़ी चलेगा कल के दिन में बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा मेरा। यदि पता चल जाता
यहाँ तो कृष्ण जी भी मार खाए हैं अपने माँ से, है ना। तो फिर while he was in Vienna, जब वेना में थे, he happened to witness the behavior of the Jews। हाँ देखो, ये जो देखो तुम लोग को ये समझना होगा, ये जो ज्यूज है ना बाबू, ये जो क्यों ज्यूज को लेके इतना खुन्नस क्यों था। जब ये वेना में थे, ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो वेना में थे, तो जब अपना जो इनका किशोर अवस्था था, एडोलेसेंस जो एज होता है, ठीक है, उस उम्र में क्या देख रहे थे कि ज्यूज का बिहेवियर देख रहे थे, तो दिमाग में पॉइजन भर रहा है इनका। He felt that the Jews were the more moral enemies of the individualism, nationalism and racialism। क्या बोल रहे हैं कि इंडिविजुअलिज्म का सबसे बड़ा दोषी है ये आदमी, सब आदमी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, नंबर 1, ठीक है। नेशनलिज्म, ये कभी नेशनलिज्म के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। और रेशनलिज्म यानी कि ये रेस के लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत है, बात समझे ना, यानी कि ये बहुत बड़ा ये ऑब्स्टेकल है ज्यूज लोग। ऐसा विचारधारा, जैसे कई लोग होते हैं ना, मुस्लिम सेंटीमेंट्स को लेकर शुरू से ही बोला गया मुस्लिम खराब है, मुस्लिम खराब है। अब तुम क्या किया, और उसको तुम और बिल्टअप किया, बिल्टअप किया, और एक टाइम आगे कि उसी को शासन मिल जाए तो क्या कर देगा, समझ सकते हो तुम, बात समझे ना। साइकोलॉजी ऐड होते जाता है ना तुम्हारा, यही चीज़ हुआ है, इनका बचपन का एक्सपीरियंस सब देख लो। फर्दर ही फेल्ड दैट द ज्यूज वेर द सपोर्टर ऑफ द मार्क्सियन आइडियोलॉजी। ये कहते हैं कि जो मार्क्सियन का जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलते हैं, कहते हैं कि बिलीवर है, ज्यूज लोग इस चीज़ का बिलीवर है, मार्क्सियन आइडियोलॉजी के बिलीवर है। दस हिज एंटी ज्यूज आइडियाज डेवलप एट वेरी अर्ली स्टेज। बहुत छोटे ही उम्र में ही क्या हुआ, ऐसा क्रिएट होना शुरू हो गया। बोलो क्या बोलते हैं। हाँ मार्क्सियन, देखो आइडियोलॉजी डिफरेंट होता है, ये वही सोशलिज्म वाला ही आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। हाँ कार्ल मार्क्स, बिल्कुल मार्क्स ही है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मैंने क्लास में कई बार बताया है तुम लोग को, बिल्कुल। हाँ इकोनॉमिक्स में भी बताया था मैंने उनको, सोशलिज्म उनसे इसके खिलाफ थे, बात समझे। देखो देखो देखो, हिटलर वॉज अपोज टू डेमोक्रेसी एंड बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द जर्मन रेस। डेमोक्रेसी क्या चीज़ होता है यार, डेमोक्रेसी देंगे तो ज्यूज लोग भी आएगा, अलग लोग भी आएंगे, जर्मन रेस ही जर्मनी को चला सकता है, वो प्योर ब्लड है, उसी को आगे आना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार हिटलर ज्वाइन द आर्मी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखो ये हिटलर ने क्या किया, एज अ आर्मी काम किया, जैसे कि तुम्हारा मसलूनी किया था, मैंने बताया था, वो जेल से रिहा हो गया, अब वो एज अ आर्मी काम करे। क्यों, क्योंकि प्रेशर है ना, आर्मी चाहिए। हम एज एनसीसी क्यों करते हैं, ये बैकअप के लिए है सभी चीज़, बात समझो। अनवार में पार्टिसिपेट किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस एंड ब्रेवरी शोन ड्यूरिंग द वार ही वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ द आयरन क्रॉस। ये इतना, जैसे कि देखो ये नेपोलियन से मिलता जुलता चीज़ है कि नहीं है, देख रहे हो, बिल्कुल। जैसे कि जिस तरह इन्होंने ब्रेवरी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम किया था, तो इनको अवार्ड भी दिया गया है। ही बिलीव्ड दैट द ज्यूज एंड द कम्युनिस्ट वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ, क्योंकि अपने आँख से देख रहे हैं, तो बोले कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से या लैक ऑफ एनर्जी की वजह से ये दो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कम्युनिस्ट वाले लोग सब और ज्यूज वाले लोग सब, इसी की वजह से हमारा जर्मनी बर्बाद हुआ है। हम नहीं जोड़ेंगे यदि हम सत्ता पे चले गए तो, मतलब गुस्सा, समझे ना, प्रतिशोध। ही देयरफॉर अंडरटूक अ प्रोग्राम टू अवेंज द डिफीट, इसलिए जो हारा है उसके लिए प्रोग्राम रहेगा इसके अंदर। और जैसे बस इसको सत्ता चाहिए, सत्ता मिलेगा वो पूरा होगा, जितना सोचा था उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट कर देगा वो। ही बिगेन टू वर्क एज ए स्पाई इन म्यूनिच। अब म्यूनिच एक जगह है तुम्हारा, वहाँ पे क्या है, तुम्हारा स्पाई की तरह भी काम किया है, जासूस की तरह। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू पार्टी विद द कॉपरेशन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ इसने एक नया पार्टी भी फॉर्म किया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी वॉज लॉन्च्ड। देखो हिटलर आने से पहले तुम्हारा दूसरा पार्टी में भी काम किया है, अपने दोस्त के साथ एक पार्टी भी बनाया है इसने, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कौन सा पार्टी था क्या नहीं था। अब नाजी पार्टी, तो इस पार्टी के बाद दूसरा पार्टी जो आएगा जिसमें अनडिस्प्यूटेड जो लीडर हो गए, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो हिटलर ही होगा। टू कैरी आउट हिज प्रोग्राम, हिटलर क्या किया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, यही पार्टी का नाम क्या है, नाजी पार्टी है। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर बने, दोस्त के साथ स्टार्ट किया है मगर ये सबसे ऊपर चला गया। अरे गेटिंग मी, एक पार्टी बनाते हैं जैसे एल.के. आडवाणी बीजेपी पार्टी बनाए, एल.के. आडवाणी सब पीछे चले गए, अब मोदी जी और अमित जी सबसे आगे है कि नहीं है, यही होता है। देखो स्वास्तिका वॉज मेड द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी, तो अपना एक सिंबल दे दिया गया उसको। 1935-32 तक मेंबरशिप द नाजी पार्टी इंक्रीज टू, बताओ 70 लाख लोग इसमें जुड़े, ठीक है, 1932 तक।
बात समझ रहे हो? 1929 में तो ग्रेट डिप्रेशन झेल रहा है, यानी कि बहुत कम साल के अंदर, यानी कि 2-2.5 साल के अंदर 70 लाख आदमी जुड़े हैं। टू अट्रैक्ट द यंग पीपल टू हिज पार्टी हिटलर स्टार्टेड हिटलर यंग सोसाइटी, क्योंकि यूथ जिस पार्टी में जुड़ा आई है आज संगठन का मतलब क्या होता है? युवती लोग हैं, युवती है। पूछो अंकित से, कितना मनाना मुश्किल हो जाता है यूथ को मनाना कितना मुश्किल है। देखो इसने क्या किया है, ध्यान रहो, क्लास में ही रहो। देखो ही फॉर्म 2 मिलिट्री बॉडीज, 2 मिलिट्री बॉडीज फॉर्म किया है। द मेंबर्स ऑफ वेयरिंग ब्राउन शर्ट्स। अब देखो उसमें रेड शर्ट था ना मसोलिनी का, उसमें क्या, इसमें क्या है तुम्हारा ब्राउन शर्ट्स, ठीक है, ब्राउन शर्ट्स। उसमें क्या था रेड शर्ट, अब सॉरी ब्लैक शर्ट। इसमें क्या है कि ब्राउन शर्ट्स है, ठीक है, और रेड आर्म बैंड है यहाँ पे, और उसमें स्वास्तिका वाला एक सिंबल होगा, स्वास्तिका का एक सिंबल होगा, अपने जर्मन का अपना एक सिंबल है, ठीक है ना। अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, आ जाएगा। अपना भी है, अपना जैनिज्म में भी स्वास्तिका आता है, जो हिंदुइज्म में भी आता है। अनदर डिवीजन वाज कॉल्ड द ब्लैक शर्ट्स। देखो एक क्या है तुम्हारा ब्राउन शर्ट्स है, एक तुम्हारा ब्लैक शर्ट्स है। दे वर द बॉडी गार्ड्स ऑफ द नाजी पार्टी लीडर्स। ये क्या है बॉडी गार्ड्स, यानी कि तुम्हारा क्या ऑर्गेनाइजेशन के लोग सब हैं, नाजी पार्टी को बचाने के लिए अपना आर्मी क्रिएट कर रहे हैं सब। 1932 में क्या होता है, हिटलर कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि अभी तो सत्ता लिया नहीं है, ये पार्टी बना रहा है, प्रेसिडेंट के लिए क्या किया है, कंटेस्ट किया, बट ही वॉज डिफीटेड, ये हार गया, ठीक है, अगेंस्ट जो उस समय का ओपोनेंट थे हिडेनबर्ग, उसके अगेंस्ट हार गए। बट इन द जनरल इलेक्शन कंडक्ट इन द सेम ईयर, ये तो अब नाजी पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उसी साल तुम्हारा क्या हो कि जनरल इलेक्शन कंट्री के लिए हो रहा है। ये बीजेपी पार्टी समझो ना, पार्टी का प्रेसिडेंट बनना है, अभी ये हो गया बात, उसमें ये हार गए, क्लोज टाई से हारे हैं, हिडेनबर्ग जीत गए। अब देश में पूरा वो चलना है, इलेक्शन होना, अब उसका तकदीर देखो क्या हुआ। बट इन जनरल इलेक्शन कंडक्टेड इन द सेम ईयर हिज पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट में जीत के आए हैं, बड़ा पार्टी बना है, प्रचंड बहुमत नहीं है, बड़ा पार्टी है, ठीक है ना, मेजोरिटी में आया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द रेड्सबर्ग, हिटलर वॉज मेड द चांसलर। जो तुम्हारा है अब उसको उस हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से हिटलर क्या बना दिया गया, चांसलर बना दिया गया। जानते हो चांसलर का मतलब ही क्या है, जर्मनी का यही रूल है, जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर मतलब चांसलर, ठीक है। एंड दस ही फॉर्म द नाजी गवर्नमेंट। अब इसने क्या किया, क्योंकि भले ही वो प्रेसिडेंट बना हो, मगर ये तुम्हारा क्या है, मेन लीडर बन गया, ठीक है ना, हाँ ये चांसलर बन गया ये, क्योंकि नियम है कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी का जो लीडर होगा, लीडर इनको बनाया गया, भले ही प्रेसिडेंट वो बन गए, लीडर इनको बनाया गया, क्योंकि देखा स्किल्ड है आदमी, तो तुम सरेंडर कर देता है, क्योंकि तुमको इतना पार्टी का सब मेंबर्स का कॉन्फिडेंस भी तो रखना है ना, खाली प्रेसिडेंट बनने से नहीं ना होता है जी, समझे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये ऐसा बात है कि जैसे बिल क्लिंटन की जो वाइफ है, क्या नाम था उनका, बिल क्लिंटन की वाइफ, जो ट्रम्प के अगेंस्ट जो लड़ी थी, हाँ हिलरी क्लिंटन है वो, ठीक है ना। अब हिलरी क्लिंटन और ओबामा बहुत जूनियर था हिलरी क्लिंटन का, ठीक है, ओबामा उसको सरपास करते हुए प्रेसिडेंट बन गया था, बात समझे ना। हाँ करेक्ट बोल रहे हैं हम, देख लेना 2007 और 8 का यूएस का जो डिबेट होता है प्रेसिडेंट का, उसमें ओबामा का डिबेट देख लेना, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या हुआ, तो चांसलर बना और नाजी गवर्नमेंट इसने बना दिया। ही स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द नाजी पार्टी, शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड एंड लीडर्स वर अरेस्टेड, खत्म कर दिया। सिविल राइट्स पीपल का सस्पेंड हो गया, जाओ क्या होता है सिविल राइट्स। वीमर रिपब्लिक खत्म। हिटलर क्या किया, हिटलर डिक्लेयर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड रेक, यानी कि अब नया बनेगा मेरा अपना संस्था, खत्म। नेशनल फ्लैग जो नाजी पार्टी का जो था वो नेशनल फ्लैग बन गया, यानी कि मान लो कि जैसे कि एग्जांपल अभी ऐसे अदरवाइज मत लेना, बीजेपी पार्टी का जो झंडा है वो राष्ट्र झंडा हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया, तालगा मच जाएगा ऐसा यदि होना शुरू हो जाए तो। ये हुआ है उस समय, समझा, यानी कि भगवाधारी, मुझे रंग दे भगवा रंग पूरा, समझ रहे हैं ना, पूरा रंग दिया उसी में, यानी कि नाजी पार्टी का ये बहुत बड़ा बात है। नाजी पार्टी का जो सिंबल है, फ्लैग है, वो पूरा कंट्री का नेशनल फ्लैग बन गया था, बड़ी बात नहीं है। हाँ पार्लियामेंट खत्म कर दो भाई, पावर ऑफ ट्रांसफर, जितना पार्लियामेंट का पावर है हिटलर को ट्रांसफर है, हिटलर जो करना चाहेगा करे।
पार्लियामेंट क्यों चल रहा है? कोई काम नहीं है पार्लियामेंट का। समझे बात को? कितना है? बहुत है क्या? ओके, सही है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? देखो, आई एम वेरी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। देखो, एंटी ज्यू पॉलिसी, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। देखो देखो, अभी तक क्या बात हुआ क्लास में? अभी तक बात यही हुआ कि कैसे तुम्हारा मसोलिनी का राइज होना, हिटलर का किस तरह राइज होना, कंडीशन लगभग सेम थे, ठीक है ना? तो आगे क्या होगा? अभी जस्ट हमने क्या बोला कि वीमर रिपब्लिक को किस तरह ख़त्म करके आगे बढ़ा है, कैसे नाजी पार्टी विक्टोरियस हुआ, उसमें अनडिस्प्यूटेड लीडर किस तरह हिटलर बना है, कैसे हिटलर आते ही किस तरह कटल डाउन कर दिया राइट्स, सब सिविल राइट्स खत्म कर दिया, सभी चीज़, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। जो कंडीशन है, देखो कंडीशन एक्चुअली कंडीशन ही लीडर बना देता है, समझे ना? कंडीशंस इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है लीडर को, बात समझे ना? जैसे मान लो कि कोविड क्राइसिस में यदि हमारे लीडर्स सब ठीक से काम नहीं कर पाए तो कंडीशन ही क्रिएट हो गया। जाहिर सी बात है, यदि कोई ब्रेव आके कह दे कि यस हम कर सकते हैं, इस कंट्री के लिए हम कर सकते हैं, हम दिशा दे सकते हैं इस कंट्री के लिए, पीपल पे विश्वास, पीपल क्या करेगा, लोग क्या करें, चुन देंगे उसको, चुन लेंगे उसको अच्छे से, बात समझे ना? तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये ऐसा चीज़ है कि जो बाद में भी रहेगा, क्योंकि सरकार है ना जी। जब तक आप पीपल को कॉन्फिडेंस में नहीं लीजिएगा, अभी भी देखो दिल्ली में अभी तक का हिस्ट्री है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसी सरकार ने किया है तो वो शीला दीक्षित सरकार है, अभी तक का शीला दीक्षित सरकार है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और शीला दीक्षित अंतर है, शीला दीक्षित ज़्यादा बेटर की थी, ये मैंने तुम लोगों को बताया नहीं है ये चीज़, ठीक है ना? मगर शीला दीक्षित फिर भी हार गई, क्यों? क्योंकि उस समय एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था इंडिया में कांग्रेस के अगेंस्ट काम चल रहा था, उसी में वो भी आ गई, लपटा गई, समझ में आया ना? अभी भी जो दिल्ली में जो सबसे फेमस लीडर है दिल्ली का, वो शीला दीक्षित ही है, जाकर सर्वे करवा लो तो, ठीक है ना? और शीला दीक्षित अनडिस्प्यूटेड लीडर थी वो दिल्ली की। ये तुम हिस्ट्री नहीं जान रहे हो दिल्ली का, यदि खंगालोगे ठीक से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। हम कुछ दिन पहले शीला दीक्षित के बारे में जानना चाह रहे थे, ठीक है ना? क्योंकि हम शीला दीक्षित को बहुत बैड लाइट में दिखा देते हैं, बैड लाइट नहीं है, शीला दीक्षित बहुत बड़ी लीडर रही है, बात समझे ना? वो हारी किस लिए तो समझो ना, क्या कि पूरा देश में कांग्रेस के विरोध बात चल रहा है, उसका असर दिल्ली में पड़ेगा ही पड़ेगा, और दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो निर्भया का जो गैंग रेप हुआ था उससे बहुत छवि खराब हुआ था शीला दीक्षित का, बात समझे ना? ऐसा होता है, एक दो इंसिडेंट सरकार को गिराने के लिए बाबू काफ़ी होते हैं, कई बार ऐसा होता है, चाहे कितना ही तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहा है, बात समझे? ये तो वो थोड़ा पॉलिटिक्स का बात था। एंटी ज्यू पॉलिसी, देखो इन जर्मनी द ज्यूज इंजॉयड अ प्रिविलेज पोजीशन, सही बात है ना? ज्यूज जहाँ भी रहे एकदम प्रिविलेज पोजीशन में रहे, बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन, इंटेलेक्ट होते हैं काफ़ी। आज इसराइल देख लो एग्जाम्पल, वेल्थ के वजह से और एजुकेशन के वजह से, तो बोल तो रहा है, ही बिलीव डैट दे वर द एंटी नेशनल, बिलीव करते थे कि एंटी, क्योंकि इसका अपना किशोर अवस्था का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना, उनको लगता था ऐसा। हिटलर नाउ मेड सेवरल एफर्ट्स टू क्रश द ज्यूज, एंटी ज्यूज लॉज वर पास्ड, बहुत हर संभव प्रयास किया हिटलर ने कि क्या करे, एंटी ज्यूज लॉज पास करवा के कत्लेआम मचवा दे कंट्री में। उसके लिए अलग से कंसंट्रेशन कैंप बनाया जाएगा, जहाँ हिटलर क्या करेगा, मारेगा, पकड़ के लोगों को रखा जाएगा, माल न्यूट्रिशन में हो जाएगा, अपने आप मर जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद आराम से उसको काट दिया जाएगा, अब कोई मर्सी नहीं, क्या है जो इजी मरा, कौन सा बड़ा बात था? जेनोसाइड करना बोलते हैं इसको, कि एक आप क्या किए, आप एक पूरा समूचा रेस को ही खत्म कर रहे हैं। इसी पे जानते हो कि कई ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है ना, अलग अलग किताब, जो मरने से पहले अपना किताब लिख, जो इंटेलेक्चुअल है वो भी मर रहे हैं, ज्यूज तो मेजोरिटी में तो क्या इंटेलेक्चुअल ही सब है, पढ़े लिखे लोग सब है। दे वर डिनाइड जर्मन, उसको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। दे अडॉप्टेड वेरी हार्श एंड रिप्रेसिव मेजर्स फॉर द इकोनॉमिक एंड कल्चरल बॉयकॉट ऑफ द ज्यूज, ज्यूज को कल्चरली बॉयकॉट करना है, यानी कि लोगों में बीस भरना होगा ना कि ये लोग देखिए, लोग से दोस्ती मत करिए, इसकी वजह से जर्मनी हारा है, इस तरह का बीस घोला जाएगा।
वेरी हार्श और रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए जाएंगे इकोनॉमी के लिए, कल्चरल बाइकआउट के लिए। यदि कोई ज्यूज़ को मदद करेगा फाइन लग जाएगा, उसको भी पनिशमेंट लग जाएगा, गवर्नमेंट जब उसका चला जाएगा तो कोई आदमी नहीं करना चाहेगा मदद, तो भाई कौन देखेगा ज्यूज़ को, समझे। कोई किसी के घर में पकड़ा गया, जर्मन के घर में पकड़ा गया ज्यूज़, वो भी जाएगा, तो क्यों जाएगा वो। तो बहुत कम ही जर्मन्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे, बहुत कम, बहुत कम। कॉमन आदमी तो डर ही जाएगा, कॉमन आदमी तो और मार देगा, या कॉमन आदमी और पकड़ के उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देगा ताकि उसका वाहवाही हो और मैसेज जाए, और ऐसा आदमी को और हाईलाइट करेगा, देखो कितना अच्छा काम किया उसने। और कॉमन आदमी हमेशा से कितना बेवकूफ़ रहा है, उसमें बोलने वाली बात तो नहीं है तुम लोग को, जिसमें तुम लोग भी आते हो। देखो मिलिट्री रिफॉर्म्स, सही बात, क्या झूठ बोल रहे क्या। कॉमन आदमी बेवकूफ़ नहीं रहा, हमेशा से बेवकूफ़ रहा है। हाँ, क्लासिकल एग्जाम्पल है, यदि कॉमन आदमी बेवकूफ़ नहीं रहता तो सोशल इविल्स नहीं रहता सोसाइटी में, सिंपल सी बात है। यदि कॉमन आदमी बेवकूफ़ नहीं रहता तो चाइल्ड मैरिज नहीं होता इस कंट्री में, सिंपल सी बात है। बेवकूफ़ है लोग, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कॉमन आदमी में जो एक दो आदमी इंटेलेक्चुअल है, क्या करोगे भाई, एक दो आदमी इंटेलेक्चुअल, वो भी घर घर में बाबू पढ़ रहेगा, उसको पता है कि बाहर जाएगा तो मार खाएगा, इससे अच्छा कि घर में वो अपना बैठे रहे। तुम्हारा ही हम इंडिकेशन दे रहे हैं, तुम पढ़ा लिखा गधा है। देखो मिलिट्री रिफॉर्म्स, अब एक तो समझ गया कि एंटी ज्यू पॉलिसी, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। देखो एंटी ज्यू पॉलिसी हुआ, अब बच्चे लोग देखो मिलिट्री रिफॉर्म्स, आखिर मिलिट्री के दम पे ही बाबू जर्मनी फिर से आगे बढ़ेगा, है ना। तो हिटलर ही ऑर्गेनाइज इस मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ द जर्मन नेशनलिटी। अब जर्मन नेशनलिटी जो जर्मन रेस का होगा वही आएगा, ठीक है। वो बात ही नहीं, दूसरा वाला रेस कोई एंट्री नहीं है उसका, क्यों, क्योंकि ये लड़ेगा जर्मनी के लिए। अब जर्मन्स अलोन वर एडमिटेड इनटू द मिलिट्री सर्विस, समझ में आ गया जो बोल दिए हैं। तो यानी क्या है, टोटलिटेरियन यानी कि फुल डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसने क्रिएट कर दिया, सो डैट ही कुड फॉलो एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। क्यों भाई, कोई किसी का एस्पिरेशन थोड़ी पूरा करना है ना, पूरा अपना ही है, जर्मन का भलाई है, चलो फॉरेन पॉलिसी अपना देंगे, हम कोई मतलब ही नहीं। यदि मान लो कि ज्यूज वाला आदमी उस कंट्री में रह रहा है और हमारे पॉलिसी से यदि कोई दिक्कत हो रहा है, क्या मरे उधर मरे, हमको क्या दिक्कत, हम तो मार ही रहे हैं कंट्री में, हमारे और अच्छी बात है, मतलब कोई मतलब ही नहीं उसको, तो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप करेगा वो। फॉरेन पॉलिसी बड़ा सोच समझ के बनता है ना। आज हमारे कंट्री में जयशंकर साहब है ना, ऐसे जयशंकर साहब है कि नहीं है, बहुत डिप्लोमेट बहुत आए हो, जानते हो कौन है वो, सिविल सर्वेंट है, जान ही रहे हो तुम लोग के लिए प्रेरणा है वो। ये आदमी कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक जा सकता है सिविल सर्वेंट, कंट्री का तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन सकता है, जिसको तुम लूजली फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हो। तो फॉरेन मिनिस्टर तक एक IAS बन सकता है, एक IPS बन सकता है, एक IFS बन सकता है। वो IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस आता है ना। और फॉरेन सर्विस के लिए बता दो, IAS से भी ज़्यादा क्रेज होता है, तुम लोग को ये नहीं पता है। टॉप 20 को ही मिलता है, जैसे टॉप 100 बोलते हैं ना IAS, टॉप 20 को मिलता है IFS का सर्विस। मगर लोग क्या है कि लोग को पता नहीं है ना बाहर का, इसलिए लोग को IAS ही बनना है, समझ में आ रहा है ना। टॉप 20 को मिलता है IFS, IAS से भी ज़्यादा क्रेज होता है IFS का। डिप्लोमेट, दूतावास, समझा, दूतावास मिलेगा तुमको, तुम्हारा बच्चा लोग पढ़ेगा इजराइल में। हाँ तुम अपना ही गाना गा रहा, लवासना बोल रहा है तो अब तुमको ट्रेनिंग सेंटर में बाबू जाकर तुमको IAS बनना है, वहाँ तो तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, तो तुम ट्रेनिंग भी देगा, तुम तो हॉर्स के साथ दोस्ती कर लेगा ऐसे में, तो बोलेगा हॉर्स के ऊपर नहीं बैठते, इसको दर्द होगा, क्या भरोसा। चलो डेट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। आने वाले समय में पढ़ेंगे कि क्या फॉरेन पॉलिसी रहा हिटलर का, ठीक है। अभी देख लो क्या क्या रहेगा, उसमें हम बहुत सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। राइनलैंड का देखेंगे हम लोग, स्पेनिश सिविल वार देखेंगे, एंटी कमिंटन पैक्ट देखेंगे, क्या चीज़ था ये, एंड सो ऑन। कल क्लास में ख़त्म करके हम चले जाएंगे ऑप्शनल की तरफ।